बांग्लादेश चुनाव में पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर की जबरदस्त हार हुई है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बेसिर पैर की खबर है। जी नहीं, चुनाव बांग्लादेश का है तो आपका सोचना जायज है कि मुनीर कैसे हार गया, लेकिन ये सच है क्योंकि पाकिस्तान जिस जमाते इस्लामी के हाथ में सत्ता आने के सपने पाले बैठा था वो नहीं हुआ। बांग्लादेश की सत्ता बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हाथ में आ गई। बेचारा मुनीर बांग्लादेश चुनाव से बड़ी आस लगाए बैठा था। सोच रहा था जमात इस्लामी के हाथ में सत्ता आ जाएगी तो भारत में अशांति फैलाने के लिए उसे बैठे बिठाए बड़ा हथियार मिल जाएगा, लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर गया। बांग्लादेश का चुनाव बीएनपी जीत गई, वो भी 2/3 बहुमत के साथ। यानी यह तय हो गया कि बीएनपी के तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद दिसंबर 2025 में लंदन से बांग्लादेश वापस लौटे थे। अपनी मां पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौत के बाद उन्होंने बीएनपी की कमान संभाली और अब बांग्लादेश की कमान भी संभालेंगे। बीएनपी की जीत का सबसे बड़ा खामियाजा मुनीर को ही भुगतना होगा। कैसे, वो समझिए। मुनीर भारत के खिलाफ बांग्लादेशी धरती से साजिश नहीं कर पाएगा। मुनीर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जैसे गेम नहीं कर पाएगा। बीएनपी घोर इस्लामिक विचारधारा वाली नहीं मानी जाती, ये भी मुनीर के लिए झटका है। बांग्लादेश के साथ मुनीर भारत के खिलाफ गुट नहीं बना पाएगा। बीएनपी बांग्लादेश फर्स्ट की बात करती है, यानी वो अपने हितों को लेकर आगे बढ़ेगी, न कि मुनीर को भाव देगी। बीएनपी ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है, ये भी मुनीर के लिए बड़ा झटका है। भारत की सबसे बड़ी चिंता जमात इस्लामी को लेकर थी, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रभाव में माना जाता है। जमात इस चुनाव में सत्ता हासिल करने की पूरी तैयारी में था और उसने 11 दलों को साथ लेकर एक गठबंधन भी खड़ा कर लिया था, लेकिन बीएनपी की जीत ने उसके मंसूबे धराशायी हो गए और साथ ही मुनीर के भी। तारिक रहमान की मां शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई। ऐसे में अगर जमात सत्ता में आती तो इस नजदीकी के और गहराने की आशंका थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मुनीर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं को भी बीएनपी की जीत से कुछ हद तक राहत महसूस हो रही होगी, क्योंकि बीएनपी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आलोचना करती रही है, जबकि जमात से ऐसी कोई उम्मीद करना ही बेईमानी था। बांग्लादेश के हिंदुओं के दिल में अब छोटी सी ही सही, लेकिन उम्मीद जरूर होगी कि नई सरकार में उनके हालातों में बदलाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीती रात दिल्ली से यूपी तक बुलेट के ताबड़तोड़ ट्रेलर से सनसनी मच गई। जहां यूपी में योगी फोर्स ने 2 अलग अलग जिलों में शातिर बदमाशों को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गिरफ्तार किया, तो वहीं राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने मेरठ की कुख्यात असद गैंग पर एनकाउंटर के बाद शिकंजा कसा। आखिर कैसे देश के 2 सूबों में बीती रात अपराधी रडार पर आए, देख लीजिए। देश के 2 बड़े सूबों में 3 बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और इस मुठभेड़ के जरिए 6 कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। मतलब ये कि दिल्ली टू यूपी खाकी का द बुलेट शो ताबड़तोड़ अंदाज में चला। खैर, यूपी में अपराधियों के साथ मुठभेड़ तो आम बात है, मगर आज सुबह देश की राजधानी दिल्ली गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। राजधानी के उस्मानपुर इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया। क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला था कि मेरठ की नामी असद गैंग का सरगना अपने साथियों के साथ उस्मानपुर इलाके में आने वाला है। इस इनपुट के साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम ने ट्रैप लगाया और जैसे ही तीनों बदमाश एक बाइक पर आते दिखे, उन्हें सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन कुख्यात बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। बस फिर क्या, क्राइम ब्रांच ने जोरदार पलटवार किया। यही उस्मानपुर का वो इलाका है जहां पर एनकाउंटर किया गया है और गोलियों के निशान जो आप देख सकते हैं। पहली गोली का निशान यहां पर सस्पेक्टेड वेपन जहां पे लिखा गया है ये था, उसके साथ ही साथ आप दूसरी गोली का, उसके साथ ही एम्प्टी कैट्रिजेज ये चौथा
उसके साथ एक 5वां और 6वां आप सामने में देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 जगह पर जो कैटरिजेज हैं, उसके साथ ही साथ सस्पेक्टेड वेपन यहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई दिया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों की एक गोली क्राइम ब्रांच के एसआई को भी छूकर निकल गई। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने से एसआई की जान बच गई। पुलिस ने मौके से हथियार और बाइक बरामद की। तीनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल मेरठ का असद गैंग 1 साल पुरानी हत्या के मामले में फरार चल रहा था, जिसे इन बदमाशों ने आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया था। और वैसे भी वांटेड असद और उसकी गैंग पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसी तरह यूपी के फिरोजाबाद में योगी फोर्स ने 50,000 के इनामी बदमाश परवेज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान आरोपी परवेज के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद योगी फोर्स के जवान परवेज को कंधे पर लाद कर अस्पताल ले गए। बता दें कि 50,000 का इनामी बदमाश परवेज साल 2006 से फरार चल रहा था। यूपी के 2 जिलों में परवेज पर 1.5 दर्जन से भी ज्यादा केस दर्ज थे। बीते 2 दशकों से परवेज नाम और पहचान बदलकर छिपता फिर रहा था। लिहाजा जैसे ही योगी फोर्स को परवेज से जुड़ा इनपुट मिला, उसकी घेराबंदी की गई ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके। मगर इसी दौरान परवेज ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें परवेज घायल हो गया। फिरोजाबाद की तरह यूपी के सहारनपुर में योगी फोर्स की मुठभेड़ गो तस्करों से हुई, जो इलाके के जंगलों में चोरी छिपे गोकशी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, उससे पहले ही योगी फोर्स मौके पर आ धमकी। इसी दौरान गो तस्करों ने फायरिंग की। यूपी पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और पलटवार किया, जिसमें एहसान उर्फ समीर और महमूद घायल हो गए। मौके से इनके 6 साथी अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए हैं। उक्त मुठभेड़ के मौके से अभियुक्तगण के कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, गौकशी के उपकरण तथा 1 जिंदा बछिया, रस्सा इत्यादि अन्य सामान बरामद हुआ है। गनीमत रही कि बीती रात दिल्ली टू यूपी चले एनकाउंटर में असद, रईस, परवेज, सईद, मेहताब, एहसान और समीर यमलोक के दर्शन करके ही लौट आए। वरना अगर पुलिस की बुलेट जरा सा भी अपना रास्ता बदल लेती या दाएं बाएं हो जाती, तो इन बदमाशों का मिट्टी में मिलना तय था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।